Hello everyone. Today I am going to explain you about chapter number 6 unemployment and among that topic is causes of unemployment. यहाँ पर क्या कारण है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री के अंदर अराइज होता है। तो यहाँ पर प्लानिंग कमीशन ने सर्वे निकाले और उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बड़ा इशू तो है, पर उसके कॉजेज़ क्या है, कारण होंगे तो उसका सोल्यूशन होगा। ओके तो इसीलिए सम एम्प्लॉयमेंट के जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशंस दैट हैव टू बी पब्लिश्ड इन द प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, CSO, नेशनल सैम्पल सर्वे एंड जनरल पब्लिश्ड। तो ये जो सारे हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट्स, ये सब जो है उनको रियलाइज़ करवाया कि ये सारा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। एंड भगवती कमिटी वॉज एस्टेब्लिश टू स्टडी द प्रॉब्लम्स। कौन सी कमिटी? भगवती कमिटी। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसको कैसे प्रॉब्लम्स के कॉजेस ढूंढने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट के भगवती कमिटी हैव टू बी established to improve the rate of economic development of the country and to solve the problem of unemployment. इनका काम क्या था भगवती कमेटी का? अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेज ढूंढने और उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे प्रॉब्लम्स अनएम्प्लॉयमेंट का सॉल्व करके डेवलपमेंट किया जाए। 1951 planned step were taken about problem of unemployment becomes more severe, मीन्स बहुत ही खराब दयनीय परिस्थिति अराइज हुई थी 1951 के बाद। एट द एंड ऑफ द प्लानिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट केम टू नो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन से टाइम में हुआ था? दैट इज 1951। फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। 53 lakhs people were unemployed, which increases to 304 lakhs at the end of the 5th 5-year plans and 348.5 lakhs at the end of the 9 5-year plans. Okay, so ये डेटा याद रखना है आपको। फ्रॉम द above information it can be seen that India faces extensive unemployment. इंडिया क्या कर रहा है? एक्सटेंसिव अनएम्प्लॉयमेंट सफ़र कर रहा है, क्योंकि डे बाय डे अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग और सीरीज ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो हैव टू बी इंक्रीज इन द इकोनॉमी। और हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी राइजेस होते हैं और जनरली पॉपुलेशन हाई रहता है, लेबर सप्लाई इंक्रीज हो रहा है और स्लो अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मीन्स इंडस्ट्रीज़ जो है वो कम से कम एस्टेब्लिश होता है और लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द लिमिटेशंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ओके, तो सेविंग्स नहीं करेंगे जनरल पीपल जो है वो, अगर अपना इन्वेस्टमेंट कहीं पर नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट जो पैसा है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में या सर्विस सेक्टर में नहीं स्पेंड करेंगे, क्योंकि पैसा इकोनॉमी में नहीं आएगा एंड वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश नहीं होगा। एजुकेशन के अंदर भी लिमिटेशंस है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे पर्सन नहीं होता है, सो दैट वे अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होते हैं। यहाँ पर कॉजेज़ दिए गए हैं, उसमें से फर्स्ट कॉज इज़ ऑफ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बड़ा इशू है हमारे कंट्री का, वो हाई लेवल सेकेंड लार्जेस्ट है हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन and there is a tremendous increase in the size of the population. Labor supply also increase rapidly, means जो population increase होगा और उसके साथ साथ labor supply means जो भी पर्सन जो होंगे वो पढ़े लिखे होंगे या अनपढ़ होंगे पर willing to do the work, so that have to be continuously increasing. न्यू लेबर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अ लेबर मार्केट। जो लेबर फोर्स है वो बाहर जॉब ढूंढने के लिए विलिंग टू
वांट टू वर्क, तो उसके लिए आते हैं, पर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, सो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट अराइज्ड। एक एस्टिमेशन ऐसा कहा गया है कि इंक्रीज इन द पॉपुलेशन बाय 1.7 करोड़ विच इज मोर देन, हर एक साल में 1.7 करोड़ पीपल पॉपुलेशन हैव टू बी राइज्ड हमारे इंडिया का, और वो क्या है, दैट इज टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, हमारे एक साल का जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 1.70 करोड़, और वो हमारे कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया का तो पूरा पॉपुलेशन है। सो विथ ईच such increase in the population and lacks of unemployed opportunities, employment opportunities का अभाव होता है, so because of that unemployment rise होते हैं। rate of growth of employment is much lesser, employment opportunities कम होंगे तो employment भी कम होगा, and which rises the problem of unemployment, अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रॉब्लम जो हमारा बिग इशू है, दैट इज़ अ स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि हमारा जो कंट्री है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी हैविंग द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो हर एक को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट होगा तो उनके पास इनकम आएगी, इनकम आएगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एक पर्सन की इनकम वैसे हज़ारों पर्सन की इनकम, तो अल्टीमेटली कंट्री की इनकम बढ़ी, एंड अल्टीमेटली दैट इकोनॉमिक ग्रोथ हैव टू बी हैपन। पर प्लानिंग पीरियड के अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन द इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ रहा है, प्लानिंग कमीशन ट्राई कर रहा है, पर उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है दैट इज़ वेरी स्लो। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ रिमेन्स जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस मीन्स काम नहीं मिलता है करने के लिए। इन द फर्स्ट 3 decade ऑफ प्लानिंग मीन्स 1950-51 से लेकर 3 decades मीन्स 1950-51, 60-61 1 decade हुआ, 61 से 71 2 decade, एंड 71 से 81 3 decade हुए। ओके, 51 से 61, 61 से 71, 71 से 81। ओके, सो दैट इज ऑफ 3 decades। इंडिया अटेन 3.5% ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मीन्स पहले 1950 से लेकर 80 तक जो भी ग्रोथ था, सो दैट इज ऑफ 3.5%, एंड रेट इंक्रीज टू 7.6 इन द 10th 5-year plan and 7.8 in 11th 5-year plan. Okay, so that data you have to keep in mind. Even after planning economic growth, opportunities cannot be created for old and new entrants. Means यहाँ पर opportunities तो increase नहीं हुए हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर रिमेन लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन तो करवाया गया, पर वो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ जहाँ पर नियर बाय रिवर होते थे वहाँ पर डैम्स बनवाने के, कैनल्स बनवाने के, तो दैट हैव टू बी लिमिटेड सेक्टर, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हुई। एम्प्लॉयमेंट कैनॉट बी क्रिएटेड एज पर द लेबर सप्लाई विच इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, जितना लेबर सप्लाई था उसके सामने उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाते थे। थर्ड इज अ लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आम जनता के पास इनकम होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम आएगी,
इनकम होगी तो कहीं पर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल करने के बाद वो कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो वो कोई डेवलपमेंटल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि बैंक जो है वो बैंक अपने पास नहीं रखती है, ICICI, HDFC बैंक, दैट ऑल बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जो है, वो अपने पास पैसा न रखते हुए डेवलपमेंटल पर्पस के लिए पैसा देती है। ओके, सो दैट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम होता है। जो नेशनल इनकम प्लानिंग के अंदर बढ़ती है, साइमल्टेनियसली पॉपुलेशन ग्रोथ भी बढ़ता है। तो इनकम बढ़ने से, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने से डेवलपमेंट हुआ ऐसा नहीं माना जाता है। एज अ रिजल्ट पर कैपिटा इंक्रीज, पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज हो रही है, नेशनल इनकम लो रेट हो रहा है, क्योंकि दैट इन्वेस्टमेंट इन नॉट इन अ सेटिस्फैक्टरी, जो हमारी जो बेसिक नीड्स है वो सेटिस्फाइड हो जाए, देन ओनली दे हैव टू एफोर्ड फॉर सेविंग्स। पर यहाँ पर बर्डन होता है पॉपुलेशन के ऊपर। जैसे कि घर में 4 लोग रहते हैं, 1 पर्सन कमाता है, फिर पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, पर्सन का इनकम भी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट मिला। पहले 20,000 एफोर्ड कर रहे थे और 4 लोग थे, अब 1 पर्सन कमाने वाला था, फिर 20,000 से 30,000 उसका इंक्रीमेंट हुआ, पर उसका फैमिली मेंबर में 4 की जगह पे 5 मेंबर्स अब रहने लगे हैं। तो दैट बर्डन ऑन द पॉपुलेशन केप्ट सेविंग्स, तो वैसे ही हो गया, क्योंकि 1 पर्सन का खर्चा भी बढ़ गया है, इनकम इंक्रीज हुई है। तो सो दैट ऑल्सो हैव टू मेक लिमिटेशंस, तो सेविंग्स नहीं कर पाते हैं वो लोग, बिकॉज ऑफ लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर could not create employment opportunities। ओके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कर पाते हैं, जनरेट नहीं हो पाती। नेक्स्ट हमारा 4th पॉइंट है कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक, दैट इज द वन। कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक का मतलब है कि बिजनेस के अंदर जो भी पैसा लगाते हैं तो वो लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए, ना कि मशीन को। ये जो हमारा जो कंट्री है उसके अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स अगर यूज़ की जाए, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है और डेवलप्ड कंट्रीज़ आर यूजिंग मशीन्स, इंडस्ट्रीज़ के अंदर मशीन से, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा वर्क करवाते हैं, तो उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स कहते हैं। तो हमारे यहाँ भी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले तो दैट हैव टू बी मेक द, देयर इज़ अ स्केर्सिटी ऑफ कैपिटल एंड एबंडेंस ऑफ लेबर हमारे इंडिया के अंदर। मीन्स पैसा नहीं है और लेबर फोर्स एबंडेंस मीन्स भरपूर मात्रा में है। This circumstances solve the problem of unemployment, labor intensive techniques। ओके, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ही ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सेकेंड 5 ईयर प्लान एडॉप्ट किया गया था। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर। इन द प्लानिंग स्कीम ऑल्सो इन प्लेस ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का इम्पॉर्टेंस दिया गया था। इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मैकेनाइजेशन वॉज एडॉप्टेड विच इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एट अ स्लो रेट। ओके, एग्रीकल्चर में भी मैकेनाइजेशन हुआ, जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेसर, दैट ऑल हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन। तो फिर कटाई के लिए जो भी लेबर फोर्स यूज़ होता था वो अब कम हो गया। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, लेबर ओरिएंटेड यूनियंस नहीं थे। सच पॉलिसीज अडॉप्टेड विच सेव लेबर, क्योंकि काम जो है वो मशीन करने लगी,
तो कम से कम लेबर यूज़ करने लगे, और कम से कम लेबर अगर यूज़ करेंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व होगा। सो एज अ रिजल्ट प्रॉब्लम हैज़ बिकम एक्चुअल। That is why Bhagwati Committee and Venkatraman Committee, which was formed to study the employment, also recommended to use less mechanism. मैकेनाइजेशन जो है, मशीन का यूज़ कम से कम करने का रिकमेंडेशन दो कमिटी ने दिया है, भगवती कमेटी एंड वेंकटरामन कमिटी, दैट हैव recommended to use less machine. Fifth number is lack of vocational education. Vocational education means पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई है, फिर भी person want to do extra knowledge जनरेट करना है, तो उसके लिए vocational educational are available. तो यहाँ पर lacking है, अगर पढ़ाई छूट गई है और आगे इंडस्ट्रीज़ के अंदर डेवलपमेंट करना है, उसको प्रमोशन लेना है, तो उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये हुआ वोकेशनल एजुकेशन। इवनिंग में क्लासेस चलते हैं, क्योंकि पूरा दिन जो लेबर है वो काम करते हैं, तो शाम को उनको टाइम मिलता है, तो वोकेशनल क्लासेस जो होते हैं वो शाम को रहते हैं। तो ये जो है हायर एडुकेटेड एम्प्लॉयज़ जो चाहिए, एफिशिएंट एडुकेटेड सिस्टम होनी चाहिए। तो ये एक रीज़न है। अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग वर्किंग एटमॉस्फेयर, नए नए ज़माने में नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो इंट्रोड्यूस होती है, तो पर्सन को टेक्नोलॉजी एंड मैकेनाइजेशन हैज़ टू बी अडॉप्टेड, लेबर फोर्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये लेबर जो है दैट हैव टू बी रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ दिस टेक्निक्स, जो नई नई टेक्निक्स आती है उनका नॉलेज होना ज़रूरी रह जाता है। then only they have to get the education system in opposition. तो कभी कभी क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम को वो अपोजिट करते हैं, मीन्स जो लेबर है वो पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं कि नहीं पढ़ना है, हमें आगे पढ़ाई करके भी क्या करना है। तो स्किल लेबर जो है वो वेरी फ्यू होते हैं बिकॉज ऑफ वोकेशनल क्लासेस, एंड present education failed in mental and physical formation of human beings even after acquiring education. तो एजुकेशन लेने के बाद भी जो ह्यूमन फोर्स है उसकी मेंटालिटी और साइकोलॉजी चेंज नहीं होती है, कैपेबिलिटी इज द सेम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड सफर्स फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो इनकैपेबल होता है क्योंकि उनके पास लैक ऑफ नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि वो पुरानी भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। प्रेजेंट एजुकेशन की जो है उसकी ऑपोजिट है, ओके, विरोधी है, इसीलिए उनको इनकैपेबल हो जाते हैं, नया टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा है लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। जो हमारा ह्यूमन बींग्स है, हमारे पॉपुलेशन है, वो मैन पावर कहते हैं। जो लेबर फोर्स हर एक ईयर में आउटपुट रहता है, तो दैट इज़ अ मैन पावर। उसका प्लानिंग करना, किस पर्सन को कहाँ पर क्या जॉब देना है, सो दैट प्लानिंग हैव टू बी मेड बाय द प्लानिंग कमीशन, तो ही अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होगी। तो इसका लेकिन है। So availability of manpower not planned rightly, type of labor, demand presenting in India, availability of a similar, जिस पर्सन की डिमांड है उसकी अवेलेबिलिटी इंडिया के अंदर नहीं पॉसिबल है। जो लेबर फोर्स चाहिए रेसेंट सिनेरियो में, उस लेबर फोर्स की डिमांड है, वो उसका सप्लाई हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ नॉट फाउंड इन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन हैज़ बीन मेड वाइड स्प्रेड
एक्टिविटी विदाउट एस्टिमेटिंग ऑफ काइंड ऑफ मेंबर ऑफ लेबर रिक्वायरमेंट। जो एजुकेशन सिस्टम है वो हर एक को पढ़ाई तो करनी है, पर वो लेबर रिक्वायर करने के लिए अकॉर्डिंग टू नहीं होती वो पढ़ाई। एज ए रिजल्ट एवरी ईयर लैक्स ऑफ एडुकेटेड यूथ ऑब्टेन डिग्री तो ले लेते हैं, पर लैक ऑफ नॉलेज एंड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, जो ट्रेनिंग और नॉलेज चाहिए वो उनको नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ अ लैकिंग एंड दे आर अनएम्प्लॉयमेंट इवन आफ्टर बीइंग एडुकेटेड। डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इन मैनी केसेस ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलने पर डॉक्टर, इंजीनियर, हायर डिग्री लिए हुए पर्सन जो होते हैं वो हमारे इंडिया में न काम करते हुए फॉरेन कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं। ओके, सो दैट इज ऑल्सो। और ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल गोल्ड यूज टू मूव फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ब्रिटिश टाइम में हमारा जो गोल्ड था वो इंडिया से ब्रिटेन जा रहा था। दिस वन साइडेड मूवमेंट इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ गोल्ड। ओके, 1 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं। ड्रेन ऑफ गोल्ड का मतलब है ब्रिटिशर्स हमारा इंडिया का गोल्ड ब्रिटेन के अंदर ले जा रहे थे। अब सिमिलरली हमारे एडुकेटेड एम्प्लॉय जो है डॉक्टर, इंजीनियर, वैसी अच्छी डिग्री लिए हुए हैं, इंडियन इंटेलिजेंस इज मूविंग फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। बाहर जाने का, विदेश जाने का बहुत ही क्रेज लगा हुआ है। सो दिस इज वन साइडेड movement is called the drain of brain. Okay, drain of gold or drain of brain because of the lack of employment opportunities over here. यहाँ पर जितना चाहिए उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है उनकी सर्विसेज का, इसलिए वो जा रहे हैं विदेशों में। नेक्स्ट हमारा है एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो है हमारे रेलवे, डिफेंस एंड सो मैनी आर देयर पोस्ट। तो ये जो पब्लिक सेक्टर है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो पब्लिक सेक्टर हैं, उनकी इनएफिशिएंसी मीन्स प्रॉफिट मेकिंग नहीं करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है, लो प्रोडक्टिविटी होती है उनकी। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो बर्डन होता है। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्राइवेट सेक्टर वर कंट्रोल्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट कम से कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट वॉज नेग्लिजेंट एंड ऑल्सो वॉज लेस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। तो कम से कम एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर मीन्स बार बार जो मुनाफा नहीं कमाते हैं और लेबर जो है वो वहीं पर छोड़ के ही नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी सैलरी तो सेफ्टी है। सो दैट वे ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। पब्लिक सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड नहीं करते हैं। ओके, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कंट्रोल में रखते हैं इन अ प्राइवेट सेक्टर। तो ये भी एक लैकिंग है। नेक्स्ट हमारा है नेग्लिजेंस टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर जो है वो हमारा मेन ऑक्यूपेशन है। इंडिया इज पॉपुलेशन इज रिसाइड ऑन द विलेज, मोस्ट ऑफ आर बेस्ड on the agriculture sector. So agriculture planning should be such that could generate more employment. कैसा होना चाहिए? जो more employment generate कर पाए। पर यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी इतनी बनाई गई है अच्छे से, तो more efficiency in other sector, दूसरे सेक्टर में efficiency ज़्यादा रखी है और इम्पोर्टेंस इसको एग्रीकल्चर को नहीं दिया गया है, इसलिए वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज हैविंग लेस इम्पॉर्टेंस, उसकी वजह से उसका डेवलपमेंट
नहीं हो पा रहा है इफेक्टिवली, एंड द प्लानिंग रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर फेल्ड हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर। और जो भी ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो पंजाब हरियाणा वैसे ही जो जहाँ पर रिवर फ्लो हो रहा है, और दूसरे जो है वहाँ पर वेस्ट बंगाल एंड सो मैनी स्टेट्स, वहाँ पर इतना ग्रीन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट नहीं आया था, तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट हुआ एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ वेरी पुअर। और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिला, पर नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर नॉट डेवलप प्रॉपरली, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से। तो इसीलिए एग्रीकल्चर फेसेस अनएम्प्लॉयमेंट, और वो भी कौन सा, एग्रीकल्चर इज फेसिंग द डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा है लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स। मीन्स वर्कर जो है अपना घर छोड़ के नहीं जा रहा है, अगर छोड़ के जाते तो दैट हैव द डेवलपमेंट, सोशल रीज़न, फैमिली, रिलेटिव्स, लैंग्वेज, अगर भाषा अलग होती है तो वो अपना रीजन छोड़ के नहीं जाते हैं, कल्चर, ये सब की वजह से, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, हाउसिंग का प्रॉब्लम रहता है, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से लेबर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। एंड बैकवर्ड एरिया और रूरल एरिया में ये ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और एजुकेशन भी कम होता है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग फॉर द हायर एजुकेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रूरल एरिया में और बैकवर्ड एरिया में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं, दे हैव टू गो फर्दर स्टडी एट द अनदर प्लेस, तो वहाँ पर भी वो नहीं जनरेट कर पाते एजुकेशन, और अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स हैव टू बी राइज्ड। अटेंशन टूवर्ड्स अर्बन लाइफ फैसिलिटीज डू नॉट शो readiness among the people to go to रूरल एरिया, और जो अर्बन एरिया के पर्सन है वो भी रूरल एरिया में नहीं जाना चाहते हैं, गांव में कोई नहीं जाना चाहता है। ओके, और लास्ट हमारा है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चरल मीन्स यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, रोड, एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब इंक्लूड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इनका लैकिंग होता है तो वो लो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट हैव टू बी। एंड इंडस्ट्रीज, एरिया फॉर इंडस्ट्रीज आर अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एट लो वेजेस and easy availability of raw material at agro based industries, easy availability होती है, but due to lack of continuous and required electricity नहीं मिलती है, तो ये लो रेट पर रॉ मटेरियल मिलता है, लो वेज रेट पर लेबर मिलते हैं, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी जितनी रिक्वायर है उतनी इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं मिलती है तो दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है। अपार्ट फ्रॉम द एबो रीजन, नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, लैक ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं देते हैं, एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स जो हमारे ज़मीन में से निकल के आते हैं वो अंडर यूज्ड है, मीन्स प्रॉपरली यूज़ नहीं हुए हैं, सो दैट इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट, ये अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है।